Good morning, everyone. Welcome to Bansal Classes. My name is Karan Kamboj, Senior Faculty at Bansal Classes Private Limited. शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम जो लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे उसको सॉल्व करते हैं। कॉन्टीन्यूटी की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपको। कॉन्टीन्यूटी में कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूस कब होता है? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आती है उसकी राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू अगर सेम आए तो वो फंक्शन हमारे पास कॉन्टीन्यूस होता है। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। इसमें क्या पूछा है आपसे? फंक्शन गिवन है sin x कब? जब x लेस देन इक्वल टू 4 हो, लेस देन इक्वल टू पाई बाई 4 हो, और cos x है जब x ग्रेटर देन पाई बाई 4। चेक कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए कुछ ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 4 साइन एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पाई बाई एक्स माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर पाई बाई 4 पे वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आएगी? लिमिट आएगी 1/√2। सेम कंसेप्ट अगर राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या लिखोगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 से आगे के लिए कॉस एक्स डेफिनेशन है, तो पाई बाई 4 रखोगे तो आंसर कितना आएगा? 1/√2। और अगर आप फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 4 पे निकालोगे, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 4 इस डेफिनेशन में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, तो साइन एक्स आएगा साइन ऑफ पाई बाई 4। साइन ऑफ पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2। तो जो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट, और वो इक्वल आ रही है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टीन्यूस। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या आएगा? कॉन्टीन्यूस आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन था आपके पास। सेकंड क्वेश्चन में कुछ आपके पास गिवन था, एफ ऑफ एक्स गिवन है कॉस एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ई की पावर -1/2 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। 0 पे रखोगे तो ये बन जाएगा cos 0 1, और ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो 1 की पावर नॉट डिफाइंड, तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। और उसने 0 पे अलग से वैल्यू आपको दे दी कि अगर 0 रहा हुआ तो मैंने उसको अलग से डिफाइन कर दिया, कितना? e की पावर -1/2। अब आपसे पूछा कि चेक कॉन्टीन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था कि इस तरह क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिमिट ही निकालो, क्योंकि ऐसे फंक्शंस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही आती है। जैसे हमने लिमिट में क्वेश्चंस किए थे उसमें मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस है, जैसे मॉड एक्स आता है या फिर सिग्नम एक्स हो गया या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो गया या फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, इन सब में आपके पास ये चीज़ गिवन होती है कि इन सब में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, तो ये कब? जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमें क्या निकालना है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 कॉस ऑफ एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स की, यानी कि 0 पुट करो, 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म बन गई। 1 की पावर इन्फानाइट की फॉर्म बड़े अच्छे से याद करना। 1 की पावर इन्फानाइट की फॉर्म को ई की पावर में लेके जाते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, इसको आगे लेके आता है कॉट स्क्वायर एक्स को, और इसमें से 1 माइनस किया जाता है, तो कॉस एक्स -1। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, लिमिट ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, माइनस कॉमन निकाले तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस कॉस एक्स, और कॉट स्क्वायर एक्स को नीचे लिख दिया मैंने टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का मसाला क्या है? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड किया, और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अगर अच्छे से देखोगे इसका आंसर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसका आंसर 1/2 आता है, और इसका आंसर 1 आता है। अब तक हम पढ़ चुके थे, ये माइनस लगाओ तो आंसर जो आएगा e की पावर -1/2। तो जो लिमिट की वैल्यू आई वो कितनी आई? e की पावर -1/2, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी है? e की पावर -1/2। जो इसकी लिमिट है वो इक्वल आ रही है आपके पास इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है। तो जो लिमिट है हमारे पास वो इक्वल आ गई, तो ये फंक्शन क्या होगा? कॉन्टीन्यूस होगा। अगर कॉन्टीन्यूस है तो ये आपके पास, हम अगर आपसे पूछा जाए कि चेक द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन, दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास लिखा हुआ था वो कुछ ऐसा लिखा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो फंक्शन गिवन था
फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन का क्यूब कोसिकेंट ए एक्स अपॉन ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर when x is not equal to 0 and b when x is equal to 0। तो 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि 0 पे तो आप 0 पुट करोगे डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अगर नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पे आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है। और तो 0 पे डिफाइंड नहीं है, उसने 0 पे वैल्यू दे दी आपको और बोला कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो जो यहाँ पे लिमिट आएगी वो इसके इक्वल आएगी फंक्शन की वैल्यू के, ठीक है। तो मैंने लिमिट निकाली, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस वन का क्यूब कोसिकेंट ax अपॉन ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसा कि हम दो फॉर्मूलेस जानते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स। अगर आपको याद हो इसका आंसर 1 आता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आप पीछे लिख लेना, लिखते जाना अगर आपने नहीं लिखे। इसका आंसर 1 आता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। अगर आप इसका आंसर निकालोगे तो ये भी किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और इसमें कुछ ज़रूरत पड़े, फ़िलहाल तो इतनी है। तो हमने e की पावर x माइनस वन का क्यूब लिखा हुआ है, तो धीरे धीरे मसाला देना स्टार्ट कर दो। ये लिखा हुआ है e की पावर x माइनस वन का क्यूब, कोसिकेंट ax को मैंने नीचे लेके गया तो साइन ax बन गया, ये भी 0 की फॉर्म बन रही है। और ये लिखा हुआ है ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो जो मसाले हैं सबको मसाले देते जाओ, जैसे जैसे मसाले देते जाओगे, ये एक e की पावर x माइनस वन को एक x चाहिए, तो क्यूब को कितना चाहिए होगा, x क्यूब। तो x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, x क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो ये तो इसको खुश कर दिया। इसकी ज़रूरत क्या है, साइन मसाला, तो इसको ax से मल्टीप्लाई ax से डिवाइड ln 1 प्लस मसाला, इसका मसाला क्या है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड। अब अच्छे से देखना, मैं अलग अलग स्केच से सबको कर रहा हूँ। ये रहा एक, तो इसका फॉर्मूला 1 बन जाएगा। फिर ये इसका आंसर 1 आ जाएगा, ब्राउन वाले का आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ब्लैक वाले का आंसर कितना आएगा, 1 का क्यूब आएगा। 1 का क्यूब भी कितना होता है, 1 होता है। और ब्लू वाले का आंसर कितना आएगा, इसका भी कितना आएगा, 1 आएगा। ये तो सारे 1 ही बन गए, ठीक है। अब बचा क्या, एक तो एक्स क्यूब बच गया, एक्स ए एक्स इंटू दिस बच गया, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब भी। तो इसका जब सिंप्लीफाई करोगे आंसर आ जाएगा 1 अपॉन ए। और ये आपको लिमिट आ गई, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो 1 अपॉन ए जो लिमिट आती है वो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है, b, तो वो b के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 के इक्वल आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कुछ भी नहीं है, बस आपको लिमिट कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है, किसी भी पॉइंट पे अगर कॉन्टिन्यूटी आपसे पूछी गई है, मान लो x इज इक्वल टू ए पे पूछी गई है, तो x इज इक्वल टू ए पे जो लिमिट आएगी, अगर तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का रूल है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही है, तो जो वो लिमिट आनी चाहिए वो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, और कुछ नहीं है। बाकी सारे का सारा चैप्टर जो आएगा वो लिमिट पे बेस्ड होगा, उसके बाद सारे का सारा क्वेश्चन लिमिट का क्वेश्चन होगा। बस आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन याद करनी है। सेम कंसेप्ट नेक्स्ट चैप्टर आएगा डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें भी सेम कंसेप्ट चलेगा, जो उसकी डेफिनेशन होगी बस आपको उसको अप्लाई करना है। उसके बाद सारे का सारा क्वेश्चन उसका होगा लिमिट का।
नेक्स्ट देखते हैं। सेवन नंबर, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखो, इसमें फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फाइंड, आज के लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चन ही चलेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग डिफाइंड है, x प्लस ए रूट टू साइन एक्स, कब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन पाई बाय 4, 2x कॉट एक्स प्लस b when x is greater than equal to pi by 4 less than equal to pi by 2, a cos 2x माइनस b sin x जब x is greater than pi by 2 less than equal to pi is given है, is continuous in 0 से लेके पाई। तो आपको यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है आपके पास, तो पाई बाय 4 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो पाई बाय 4 में जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी या फंक्शन की वैल्यू के। उसी तरह पाई बाय 2 पे फिर डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ। पाई बाय 4 पे एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, एक्स इज इक्वल टू, अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट अप्लाई करूंगा, बार बार अब बच्चों की तरह नहीं लिखेंगे कि छोटा की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। पाई बाय 4 पे डायरेक्टली आप लिमिट पुट कर दो तो क्या आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आप पाई बाय 4 पुट कर दो तो ये, क्योंकि ये डिटर्मिनेट फॉर्म है, डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो ए रूट टू साइन ऑफ पाई बाय 4। क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आएगी। राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, पाई बाय 4 पुट कर दो तो 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू कॉट ऑफ पाई बाय 4। क्योंकि ए और बी निकालना है, ए और बी दो अननोन है। दो अननोन निकालने के लिए दो मुझे इक्वेशंस चाहिए। दो इक्वेशन निकालने के लिए एक इक्वेशन तो यहाँ से निकाल लूँगा रेड वाले से, और एक इक्वेशन मैं यहाँ से ग्रीन वाले से निकालूंगा। देखना, तो देखते हैं, दोनों को फाइंड करते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया ही है, पाई बाय 4 प्लस ये 1 बाई रूट टू आता है, रूट टू कटेगा तो यहाँ पे ए आ जाएगा, कॉट पाई बाय 4 1, अच्छा यहाँ पे बी भी आएगा, पाई बाय 2 प्लस बी। तो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई थोड़ा सा करूँ तो a माइनस बी की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 आ जाएगी। तो ये तो मैंने a और b में एक रिलेशन निकाल लिया। इसी तरह अगर हम a और b में एक और रिलेशन निकाल लें, जैसे ही a और b में एक और रिलेशन निकालोगे ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब मैं पाई बाय 2 पे चेक करता हूँ। ये ग्रीन वाला किस पे हमने चेक किया, पाई बाय 2 पे, क्योंकि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पाई बाय 2 पे क्या आएगी, 2 इंटू पाई बाय 2 इंटू कॉट ऑफ पाई बाय 2 प्लस बी इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट इसमें देखनी पड़ेगी तो पाई बाय 2 रखा x की जगह, a कॉस ऑफ 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस बी साइन ऑफ पाई बाय 2। ये आएगा पाई, कॉट पाई बाय 2 कितना होता है, कॉस पाई बाय 2 अपॉन साइन पाई बाय 2। कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है तो ये तो जीरो बन गया, ये सारे का सारा जीरो बन गया। बी आएगा इस तरफ, इज इक्वल टू कॉस पाई होता है -1 तो ये बनेगा माइनस ए माइनस बी। ये आपके पास आ गया सिंप्लीफाई करके। तो यहाँ से अगर आप चेक करोगे तो a प्लस 2b कितना आ गया, 0। एक इक्वेशन तो ये रही, एक इक्वेशन ये रही। अच्छा, a माइनस बी कितना आया था, पाई बाय 4, दोनों को माइनस कर दिया, a कटा तो 3b कितना आ गया, ये माइनस प्लस माइनस माइनस पाई बाय 4, तो b कितना आ गया, माइनस पाई बाय 12। a कितना आ गया,
-2b, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो π/6, तो a कितना आ गया π/6 और b कितना आ गया -π/12। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। a आएगा π/6 और b आएगा -π/12। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। f ऑफ x गिवन है आपके पास 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, कब? अगर x लेस देन 0 है। a कब? अगर x इज इक्वल टू 0 है। और अंडर रूट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स -4, कब? जब x क्या है आपका ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन a if possible such that function is continuous at x is equal to a। a आपको फाइंड करना है सच दैट फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कहाँ पे? x इज इक्वल टू a पर। तो x इज इक्वल टू a पर अगर कॉन्टिन्यूस होना चाहिए तो लेफ्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x शुड बी इक्वल टू, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि उस पॉइंट पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आनी चाहिए, उस पॉइंट पे जो राइट हैंड लिमिट आनी चाहिए, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आनी चाहिए, सारे के सारे क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। अगर वो सारे के सारे सेम आ रहे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, यहाँ पे आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे। पहले मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है जैसा कि, तो मैंने मसाला इसको दिया। इसका मसाला क्या है? 4x का स्क्वायर। 4x का स्क्वायर मैंने इसको दिया और 4x का स्क्वायर मैंने इससे वापस ले लिया। नहीं, पूरे का स्क्वायर आएगा, सॉरी, पूरे का स्क्वायर आएगा क्योंकि मसाले का स्क्वायर होता है। मसाला है 4x। अच्छा, इसका आंसर तो आएगा 1/2। इस पूरे का आंसर आ जाएगा 1/2। हम अच्छे से जानते हैं एक्स स्क्वायर गया, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो ये कितना आ गया? 8 के इक्वल। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, अगर पॉसिबल है, लेकिन आप डायरेक्टली 8 मत लिख देना क्योंकि दिखने को लग रहा है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी 1 इक्वल आएगी, a इज इक्वल टू 8 आ गया, लेकिन आपको चेक करना है। उसने बोला कि इफ़ पॉसिबल, ज़रूरी नहीं कि यही आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी पड़ेगी। ये तो हमने अभी चेक किया, क्या किया है? लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आप कहाँ पे चेक करोगे? राइट हैंड लिमिट लिखने के लिए लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस यानी कि 0 से आगे, ये x ग्रेटर देन 0 है तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ x अपॉन 16 प्लस रूट एक्स -4। थोड़ा सा देख के आइडिया लग रहा है कि इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो नीचे वाले को रैशनलाइज किया 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। तो ये बना आपके पास रूट एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16 प्लस रूट एक्स, इसका स्क्वायर 16 शांत हुआ तो आएगा सिर्फ अंडर रूट एक्स। ये शांत, ये शांत। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिखना लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, तो 0 रखोगे तो अंडर रूट 16 4 प्लस 4 8। तो जो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 के इक्वल। अगर ये कुछ और आ जाता
तो फिर हम बोल सकते थे कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। लेकिन अब पॉसिबल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट की, और उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो भी क्या आएगी, सेम आएगी। तो हम बोल सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए, 8 के इक्वल होनी चाहिए। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन मैं लिखवाता हूँ पहले खुद ट्राई किया करो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखा करो, क्योंकि अभी आपके पास घर पे बैठे हुए सफिशिएंट टाइम है। किसी भी लेक्चर पे अगर 1 आवर का लेक्चर भी आप उस पर 2 आवर्स भी लगा सकते हो। उसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप शीट पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे भी अगर मान लो किसी चैप्टर में मैंने आपको जैसे लिमिट में ज़्यादा नहीं तो हमने कम से कम 150 से ऊपर क्वेश्चन किए होंगे, तो अगर आप खुद से हर क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, मान लो 150 में से 50 क्वेश्चन आपको कंसेप्ट सीखने के लिए लगे, बाकी 100 मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए, तो आपके 100 क्वेश्चन खुद के हो चुके हैं। लेकिन अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो आपको दोबारा फिर शीट वाले क्वेश्चन या दोबारा करने पड़ेंगे, और आपको उसमें भी प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में। लेकिन अगर आपने ये 100 क्वेश्चन कर लिए तो काफ़ी चीज़ें आपको शीट्स में आसान लगेगी। ये मान के चलना, अगर आप जो मैं करवा रहा हूँ, अगर उसमें से अगर आपने सिर्फ क्लास नोट्स ही देख लिया, आपके सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स ही देख लिए, तो आउट ऑफ 15 क्वेश्चन आपके पक्का सही होंगे, लेकिन उसको देखना ईमानदारी से। लेकिन अगर आप शीट सॉल्व करोगे तो 20 से ऊपर भी बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब आपको सिर्फ करना क्या, होमवर्क साथ के साथ सॉल्व करना है। मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की नहीं। एडवांस में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एडवांस में आपको पता है कि क्वेश्चंस काफ़ी डेप्थ में जाते हैं। उसमें आपको जितना वैरायटी क्वेश्चंस करोगे वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स ए अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स, ये पावर में ए अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन -π/6 लेस देन 0। इसकी वैल्यू b के इक्वल है कब, जब x इज इक्वल टू 0 है, और e की पावर 10 2x अपॉन tan 3x है जब x 0 से ज़्यादा π/6 से कम है। आपको इसमें करना क्या है, फाइंड a एंड b इफ f is continuous, if f is continuous at x is equal to 0। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0। हम अच्छे से जानते हैं अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू, जो इसकी राइट हैंड लिमिट आएगी वो इसकी जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी वो इसके राइट हैंड लिमिट के इक्वल आएगी, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आएगी। तो इसको मैंने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स और उसकी पावर a अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स। अगर आप अच्छे से देखोगे कौन सी फॉर्म बन रही है, 0 पुट किया 1 और ये इन्फानेट बन जाएगा। तो 1 की पावर इन्फानेट फॉर्म बन रही है। 1 की पावर इन्फानेट फॉर्म को कंसेप्ट क्या है, e की पावर में ले जाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं 1 की पावर इन्फानेट में। मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, 1 की पावर इन्फानेट फॉर्म बन रही होगी तो कैसे लिखते हैं, e की पावर में लिमिट ले जाओ सारी की सारी, ऊपर वाली पावर को आगे लेके आओ, ऊपर वाली पावर को आगे लेके आओ, और अंदर वाले में से 1 माइनस कर दो। इसमें से 1 माइनस किया तो 1 1 शांत होगा, तो बचेगा कितना, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड शांत। आंसर कितना आ गया, e की पावर a। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा e की पावर a। अच्छा, इसकी ये तो हमने क्या निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं बात करूं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन, तो यहाँ पे निकलनी पड़ेगी, ये फंक्शन लेना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर tan 2x अपॉन
tan 3x। तो ये तो कांस्टेंट ही है, तो लिमिट आप ऊपर लेके जा सकते हो, तो इसकी लिमिट निकाल लो डायरेक्टली। तो अगर आपको मसाला चाहिए, ये 0.0 की फॉर्म बन रही है, तो ऐसे लिख सकते हो e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर tan2x अपॉन, इसको मसाला क्या है 2x है, तो 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x से डिवाइड किया, tan3x। इसका मसाला क्या है 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x से डिवाइड किया, तो इसका आंसर 1, इसका आंसर 1, तो x कटा तो आंसर कितना आ गया e की पावर 2/3। अच्छा, लिमिट किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अच्छा, b किसके इक्वल आएगा, लिमिट के इक्वल, इस पूरे की लिमिट के इक्वल, तो लिमिट तो e की पावर a आ रही है ना, तो b किसके इक्वल आ गया e की पावर 2/3। तो a की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद 2/3 आती है, और b की वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद e की पावर 2/3 आती है। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सभी क्वेश्चन सेम है, बस एक तरह से लिमिट के अलग अलग क्वेश्चन है। 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स 2x³ माइनस 3 अपॉन x² इफ x इज ग्रेटर देन 0 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² इंटू कॉस ऑफ e की पावर 1/x इफ x इज लेस देन 0। अच्छा, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्वेश्चन में आपको प्रॉपरली लिखा होगा, और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसमें बेसिकली आपको क्या है कि कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी पे कमेंट कर दो कि x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी क्या आएगी। तो चेक करते हैं, एक बार खुद से ट्राई करो, फिर इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। वही बात, यहाँ पे आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, लेकिन सोचना बड़े आराम से पड़ेगा आपको। तो करो स्टार्ट। इसमें आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपने कुछ ऐसा लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² कॉस ऑफ e की पावर 1/x। अच्छा, 0 माइनस है, मैं ग्राफ बना लेता हूँ इसका, किसका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। कुछ ऐसा बनता है, ये वैल्यू 1 आती है, y इज इक्वल टू 1 लाइन होती है, पीछे भी ऐसे होता है। अच्छा, 0 माइनस रखा, लेकिन 0 माइनस का स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस, तो 0 से थोड़ा सा आगे वैल्यू किसको टेंड कर रही है, 0 को, तो ये वैल्यू तो 0 को टेंड करेगी, इनटू e की पावर 1/0 माइनस 1/0 माइनस इन्फानाइट आएगा, तो e की पावर माइनस इन्फानाइट इज इक्वल टू 1/e की पावर इन्फानाइट, तो ये 0 को टेंड कर जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, आपको चेक करना है कि कॉन्टीन्यूस है या नहीं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ गई, तो पहली बात तो 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो आपको करना क्या होगा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही राइट हैंड लिमिट के इक्वल ले आओ पहले तो, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर दो। जब जैसे x इक्वल टू 0 पे जो भी इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, वही अगर मैंने फंक्शन को दोबारा डिफाइन करके यहाँ पे लिख दी, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x ग्रेटर देन 0 मैंने ऐसे लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स 2x³ माइनस 3/x²
बड़े ही आराम से सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि 0 प्लस रखूँगा तो होगा क्या। 0 प्लस रखोगे तो नीचे तो 0 प्लस आएगा। अच्छा, यहाँ पे 0 प्लस रखा तो 0 प्लस का क्यूब भी 0 प्लस आएगा, इंटू 2 0 प्लस आएगा। 0 प्लस में से -3 निकालें तो नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा ये, और नीचे आएगा 0 प्लस का स्क्वायर 0 प्लस, तो माइनस, देखना अच्छे से, ऊपर तो नेगेटिव आ गया, -3 आएगा, नीचे 0 प्लस आएगा, तो ये माइनस इन्फानाइट को टेंड कर जाएगा। हमें निकालना है कि कॉट इनवर्स माइनस इन्फानाइट, ये थीटा के इक्वल आ गया, थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा कितना आ गया, माइनस इन्फानाइट। अब कॉट थीटा माइनस इन्फानाइट, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो साइन थीटा की बात करनी पड़ेगी कि 0 माइनस कब होगा। तो यहाँ पे हमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि पहली बात तो कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेके पाई तक। कॉट इनवर्स की रेंज क्या होती है, 0 से लेके पाई तक। अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाऊं, ये आपको ITF में मिलेगा ग्राफ, ये ग्राफ आपको ITF में मिलेगा। इसका जो भी ग्राफ आता है वो 0 से लेके पाई के बीच में आता है, इस तरफ से डिक्रीजिंग करता आता है। तो जब ये माइनस इन्फानाइट को जाता है कॉट इनवर्स, माइनस इन्फानाइट ये रहा, देखो x को माइनस इन्फानाइट रखना है, तो y कितना आता है, पाई को टेंड कर रहा है, तो ये आंसर पाई के इक्वल आता है। थीटा कितना आ जाता है, पाई के इक्वल आ जाएगा। तो कॉट इनवर्स माइनस इन्फानाइट पाई को टेंड कर जाएगा, और पाई, यहाँ पे पाई लिखो, अगर पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, पाई का 3.14 होता है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, 0। तो अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाना है, अगर इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बनाना है तो 0 पे जो वैल्यू आनी चाहिए, आप ऐसे लिखोगे कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 शुड बी इक्वल टू 0 इफ वी वांट टू मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो अगर इस पूरे फंक्शन को मैं रीडिफाइन करके लिखूं, पहले इतना फंक्शन था, अब इसको भी साथ में जोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ f of x is equal to cos of x into cos of 1 upon x and g of x is equal to ln of secant square x upon x sin x are both continuous at x is equal to 0, then a part f of 0 is equal to g of 0, b part g of 0 is equal to 2 times f of 0, c part f of 0 is equal to 2 times g of 0, d part f of 0 plus g of 0 is equal to 1। इस पे कमेंट करना है कि फंक्शन अगर 0 पे कॉन्टीन्यूस है, अगर फंक्शन 0 पे कॉन्टीन्यूस है तो उस पॉइंट पे जो लिमिट आएगी वो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आएगी, और ये बेसिकली फंक्शन की वैल्यूज़ की बात की गई है। तो पहले तो डायरेक्टली आप 0 पे तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे तो नॉट डिफाइंड आएगा, तो फंक्शन आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा। जो इसकी लिमिट आएगी वही इसके इक्वल आएगी, और जो इसकी लिमिट आएगी वो g ऑफ 0 आएगी। तो आपको बेसिकली लिमिट निकालनी है। पहले बता चुका हूँ, लिमिट के क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे, तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना, नया बिल्कुल थोड़ा सा जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो सबसे पहले हमें इसमें लिमिट निकालनी पड़ेगी, तो हमें लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेफिनेशन बदलेगी नहीं। cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन x, कुछ भी अगर आप फाइंड करोगे तो ये 0 बनेगा,
और ये बनेगा 1/0 कॉस इन्फानाइट। तो ये जो भी क्वांटिटी आएगी, इसको अच्छे से देखना, ये -1 से 1 के बीच में आएगी। अच्छे से देखो, फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि कॉस के अंदर कुछ भी रखो, कॉस के अंदर कुछ भी रखो, क्योंकि ये 1/0 प्लस जो भी आएगा इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट आएगा, वो कॉस के अंदर कुछ भी रखा, कॉस को तो आइटम ही इतने -1 से 1 के बीच में रहेगी, तो ये जो भी आएगा एक फाइनाइट नंबर आएगा। और ये क्या है, 0 आएगा, 0 प्लस या 0 माइनस। तो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 0 ही आएगा। कॉस 0 कितना होता है, 1 के इक्वल आता है। और यही किसके इक्वल आ जाएगा, फंक्शन की वैल्यू 0 पे। क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो मैंने इसकी हेल्प से तो क्या निकाल लिया, इसकी लिमिट निकाल ली और फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। उसी तरह इसमें लिमिट निकाल लेता हूँ। क्या लिखोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा, मैंने एक काम किया, सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिखा 1/cos स्क्वायर एक्स, और उसको कॉस की, या फिर इसको 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। इसको ऐसे लिखते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो 1 + tan स्क्वायर एक्स का मसाला क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, tan स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। आगे tan स्क्वायर एक्स का मसाला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। ये भी 1 बन चुका है, ये भी 1 बन चुका है। बाकी नीचे क्या लिखा हुआ था, x sin x। इसका मसाला क्या है, x से डिवाइड किया, x से मल्टीप्लाई किया, तो ये भी क्या बन गया, 1। ये भी क्या बन गया, 1। ये भी क्या बन गया, 1। x × x स्क्वायर, x स्क्वायर x स्क्वायर, ये भी कितना बन गया, 1। तो इसका आंसर ही कितना आ गया, 1। और ये किसके इक्वल है, g(0). तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हुआ, एक तो ए ऑप्शन सही है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, और डी भी गलत है। तो क्या बोलोगे, g(0) शुड बी इक्वल टू f(0). तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसको सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो। ज़ीरो जब नहीं है, क्योंकि ज़ीरो पे तो नॉट डिफाइंड है, ज़ीरो है तो ये है वही बात। इफ़ f(x) इज कंटिन्यूस एट x is equal to 0, then k is equal to 4 ऑप्शन है, 1/2, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 3/2, और फोर्थ ऑप्शन है 2। इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं करना, लिमिट निकाल दो। लिमिट उसकी k के इक्वल आएगी। अगर लिमिट k के इक्वल आएगी, वहाँ से आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ये कुछ e के पर मसाला की फॉर्म बन रही है, तो इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बड़े ही आराम से। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आसान सा लिमिट का क्वेश्चन होता है। कॉन्टिन्यूटी का जो भी क्वेश्चन आता है उसमें लिमिट का आसान सा क्वेश्चन आएगा। बस आपको कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है, वो क्या आपको पता होना चाहिए। बस कॉन्टिन्यूटी की शीट भी स्टार्ट कर सकते हो, लिमिट की शीट जल्दी से जल्दी आप ख़त्म कर लो। बस इसकी लिमिट निकाल दो बड़े आराम से। ये एक तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रही है, एक पर मसाला वाली, अपने आप ही आंसर स्टार्ट करोगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। हमें बेसिकली करना क्या है, हमें करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e⁻²x + 1 - x + 1 into e⁻x plus e⁻−x upon x into e⁻x - 1।
लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x आएगा। यहाँ पे बिल्कुल आराम से करना है, आराम से करते जाओगे, कहीं पे भी कुछ भी गलती नहीं आएगी। e की पावर x माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x यहाँ पे आया e की पावर x। अच्छा, इस पूरे में से e की पावर 2x प्लस 1 भी कॉमन आ रहा है, तो जब यहाँ पे e की पावर x आया ये भी कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1 बचा होगा माइनस यहाँ पे ये बचा होगा, तो माइनस x माइनस 1 अपॉन e की पावर x यहाँ पे लिखा हमने। अच्छा, e की पावर x आएगा यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे e की पावर x आएगा, क्योंकि ये e की पावर x इंटू दिस बचेगा, तो ये तो कॉमन निकाल लिया आपने, सिर्फ यही आएगा। थोड़ा सा मैं स्टेप, अच्छा इसको एक स्टेप लिख देता हूँ। ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, एलसीएम लिया होगा आपने, ये बना होगा e की पावर x इंटू ई की पावर 2x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस 1, ये बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर x इंटू ई की पावर x माइनस 1। अब ये सारी की सारी वैरायटी आप कर चुके हो, ये सारी की सारी वैरायटी, इसको x की ज़रूरत है, इससे x वापस ले लिया। अब अच्छे से देखते जाना, बड़े ही आराम से देखना। देखो ये तो कुछ तंग कर ही नहीं रहा, जैसे 0 पुट करोगे ई की पावर 0 1 1 प्लस 1, ये तो 2 बाहर मैंने ले आया, ई की पावर 0 ये भी ख़त्म कर दिया, तो ये भी मैंने 2 बना दिया, इसको मैंने 1 बना दिया, ये भी 1 आ जाएगा, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट है। अब बचा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चंस मैंने एक्सपेंशंस में करवा रखे, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन करवा रखा है। ई की पावर x का एक्सपेंशन आपको पीछे लिखा होगा लास्ट पेज पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू इस तरह से। तो मैंने बताया था जितनी डिनोमिनेटर में डिग्री होती है न्यूमिनेटर में उतना एक्सपेंड किया करो, तो ये बनेगा 2। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ई की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स, ये तो कट ही जाएंगे, सीधा बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, ये कटा, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2, तो आंसर आ गया आपके पास 1 के इक्वल। या फिर आप यहाँ पे लॉपिटल भी लगा सकते हो अगर आपका मन कर रहा है, और अगर एक्सपेंशन से करना है एक्सपेंशन से भी, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, के इक्वल। रीज़न क्या है कि जो इसमें लिमिट इक्वल आएगी वो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आएगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें आधा कंसेप्ट हमने कहीं ना कहीं कंपाउंड एंगल में कर चुके हैं, जैसे मैं बताऊंगा आपको आइडिया लग जाएगा। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन किया हुआ वहाँ पे, एफ ऑफ एक्स तो हमने वहाँ पे फाइंड कर रखा है, लेकिन मैं दोबारा फिर आपको एक बार रिवाइज करवा दूंगा कि कैसे फाइंड करना था। कॉस सेक ऑफ 2 की पावर n x, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, जी एक्स गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस कॉट 2 की पावर n x। इफ h of x इज इक्वल टू cos x की पावर जी एक्स प्लस sec x की पावर कोसिकेंट x, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू p व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x माइनस 2 cos x अपॉन
एक्स साइन एक्स, कब? जब x इज लेस देन 0, ये x इज ग्रेटर देन 0 है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ p if possible to make the function h of x continuous at x is equal to 0। फंक्शन को आपको कॉन्टिन्यूस बनाना है अगर पॉसिबल है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट जो यहाँ से निकालोगे, राइट हैंड लिमिट जो यहाँ से निकालोगे, पहली बात तो वो सेम आनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये बेसिकली आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि पहले आपको एफ ऑफ एक्स सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जी ऑफ एक्स सॉल्व करना पड़ेगा, फिर एच ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद लिमिट का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो शुरू करते हैं। इसमें काफ़ी कुछ सीखने का मिलेगा। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट लगेंगे, फिर उसके बाद लिमिट के कंसेप्ट लगेंगे, लिमिट के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे इसी के बीच में, फिर उसके बाद हम किसका कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एफ ऑफ एक्स को पहले तो सॉल्व करते हैं। अभी आपको याद आ जाएगा जिन जिन बच्चों ने कंपाउंड एंगल पढ़ा हुआ है। एफ ऑफ एक्स, इसको कॉसेक एक्स का तो मैंने कोई कंसेप्ट ही नहीं बताया नीचे, लेकिन डिनोमिनेटर में लिखो 1/sin2x प्लस 1/sin2 का स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin2 का क्यूब एक्स अप टू 1/sin ऑफ 2 की पावर nx। अगर आपको याद हो, इसको हमने वहाँ पे sin2 स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई किया, sin2 स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, 2 स्क्वायर एक्स, ये 2 स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, इससे जस्ट एक बड़ी पावर 2 की 2 क्यूब एक्स और sin 2 क्यूब एक्स, इस तरह से सारे मल्टीप्लाई डिवाइड करते गए। सिर्फ मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये ऊपर बन जाएगा, इसको मैं नया t ऑफ x, एक t का फंक्शन मान लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है? sin 4x 2 का स्क्वायर, ये बनेगा sin 2x और ये बनेगा sin 4x। तो इसको अगर हम लिखना चाहें, और नीचे साइन लिखा हुआ है, नहीं, एक कम पावर से मल्टीप्लाई करो। कम पावर क्या बनेगी? 2 की पावर 0 sin x, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा sin x और ये भी बनेगा sin x। अच्छा, इस x को इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो, तो ये बनेगा sin ऑफ 2x माइनस एक्स अपॉन साइन ऑफ 2x साइन ऑफ x। वैसे तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, साइन ऑफ a माइनस बी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, कॉस 2x आएगा पहले, फिर साइन x आएगा, अपॉन नीचे आएगा साइन 2x साइन x। मैं बता चुका हूँ साइन का हमेशा आंसर आता है कॉट ऑफ छोटू वाला एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ू वाला एंगल। तो टी ऑफ एक्स क्या आएगा? कॉट ऑफ छोटू वाला एंगल माइनस कॉट ऑफ बड़ू वाला एंगल। ये मैं आपको कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ, कहाँ पे? कंपाउंड एंगल में। तो अब आप सिंप्लीफाई करते जा सकते हो। तो एफ ऑफ एक्स आएगा कॉट ऑफ छोटू वाला एंगल कॉट एक्स माइनस कॉट 2x प्लस कॉट ऑफ छोटू वाला एंगल कॉट 2x माइनस कॉट 2 का स्क्वायर x। चलते गए आखिरी में इससे जस्ट छोटू वाला एंगल कॉट ऑफ 2 की पावर n माइनस 1x आएगा माइनस कॉट ऑफ बड़ू वाला एंगल 2 की पावर nx। तो जब शांत करोगे ये गया, कभी न कभी ये भी गया होगा, तो फाइनली सिंप्लीफाई करके एफ ऑफ एक्स आएगा, वो आएगा कॉट ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ 2 की पावर nx। इसी में अगर नीचे साइन आ जाता, इसी में अगर नीचे साइन आ जाता, सॉरी कॉस आ जाता, तो टेन ऑफ बड़ू वाला एंगल माइनस टेन ऑफ छोटू वाला एंगल आता। तो वो भी मैंने बता चुका हूँ, ये भी बता चुका हूँ। अगर किसी को पता ना चला हो तो कंपाउंड एंगल के कहीं लास्ट में आखिरी के 2-3 पेजेस में आपको ये कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वहाँ पे देख लेना। तो एफ एक्स आ गया। अब जी एक्स क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स यानी कि कॉट एक्स माइनस कॉट 2 की पावर एन एक्स प्लस
कॉट 2 की पावर एन एक्स, ये लिखा हुआ है। तो ये आपके पास शांत हो गया। तो जो जी एफ एक्स आएगा वो आएगा आपके पास कॉट ऑफ एक्स। तो जी एक्स आ गया हमारे पास कॉट एक्स। अब हमें आगे सोचना है कि इसके बाद हम क्या करें कि आंसर आ जाए। अब जी एक्स आ गया, एफ एक्स निकाल लिया, अब एच एक्स की बारी आती है। तो एच एक्स निकालने के लिए वही बात है, इसमें पहले राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। चलो पहले ये निकाल लेते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन, नीचे लिखा हुआ है एक्स साइन एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन एक्स, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट है। अब इसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इसका आंसर 1 आने वाला है, तो क्यों टाइम ख़राब करेंगे। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्सपोनेंशियल का या तो डिफ्रेंशिएशन लगा दो, लेकिन डिफ्रेंशिएशन 2 बार लगाना पड़ेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक्सपेंड कर दो, तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये तो ई के पावर एक्स का एक्सपेंशन आ गया, प्लस ई के पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन, स्क्वायर तक की काफ़ी है क्योंकि नीचे डिग्री कितनी है 2। इसका आएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2। कॉस एक्स का एक्सपेंशन देखना, वो लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, और नीचे आएगा एक्स स्क्वायर। तो 1 और 1 2 में से 2 गया 0, x में से x गया ख़त्म, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ये भी कट गया, तो बचा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, ये भी शांत हुआ। आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 2। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है, वो हमारे पास कहीं ना कहीं 1 अपॉन 2 के इक्वल आ रही है। इसमें देख लेते हैं कि गलती तो नहीं होगी कहीं पे। कैलकुलेशन मिस्टेक देखो, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि मेरे पास, अच्छा ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है। ये लिखा हुआ है 2, एक्स में से एक्स गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक। ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, थोड़ी सी गलती होगी। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो 2 एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर 2 आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये आ गई। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। अगर मैं राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट में कुछ ऐसा लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, वो आएगा cos x की पावर f ऑफ x क्या है cot x प्लस sec x की पावर cosec x। अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये कौन सी फॉर्म बनी, ये पहली आपके पास बनी cos 0 1, ये इन्फाइनाइट, 1 की पावर इन्फाइनाइट, सेकंड 0 1, ये भी 1 की पावर इन्फाइनाइट, तो दोनों 1 की पावर इन्फाइनाइट की फॉर्म बनी। पहले खुद से सॉल्व करना, फिर जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको लिखना। ये बनेगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ये सारे का सारा आपको पता है ई की फॉर्म में चला जाएगा, तो ये भी ई की फॉर्म में चला जाएगा, ये भी प्लस अलग से ई की फॉर्म में चला जाएगा। तो आपको पता है पावर को आगे लेके आते हैं और इसमें से 1 माइनस कर देते हैं, प्लस इसको भी ई की फॉर्म में लेके गए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिख दिया करो बार बार, प्लस मत लिखा कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये आएगा सीकेंट एक्स माइनस 1। अब थोड़ा सा आराम से सॉल्व ही करना और कुछ नहीं करना आपको, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। ये बनेगा ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, इसमें से माइनस कॉमन निकाले तो -1 माइनस कॉस एक्स बनेगा, और कॉट एक्स को नीचे लेके गए tan एक्स बनेगा। इसको एक्स की ज़रूरत थी और एक्स वापस दे दिया, इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स से डिवाइड, इसका आंसर 1, इसका आंसर 1/2। लेकिन जैसे 0 रखोगे, सबको 0 से मल्टीप्लाई किया तो
आंसर आ गया ई की पावर 0 जो कि इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा ई की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, एलसीएम लेके मैंने डायरेक्टली लिख लिया 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे भी आ जाएगा कॉस एक्स। अच्छा इसको नीचे लिखोगे तो साइन एक्स आएगा अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो ये तो 1 बना। अच्छा इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, ये भी 1 बनेगा, ये 1/2 आएगा लेकिन x बच जाएगा पूरे में, तो 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा। तो x को जैसे 0 पुट करोगे तो 1/2 इंटू 0 कितना आ जाएगा 0, तो ये भी कितना आ जाएगा e की पावर 0 यानी कि 1, तो 1 + 1 यानी कि 2 आ जाएगा। तो जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो भी 2 के इक्वल आ रही है, जो राइट हैंड लिमिट की आ रही है वो भी 2 के इक्वल आ रही है, तो जो p की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास 2 के इक्वल आ जाएगी। तो लिखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है इसमें। लॉपिटल से भी कर सकते हो, बिना लॉपिटल के भी कर सकते हो, एक्सपेंशन से भी कर सकते हो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे आप आंसर निकाल लिया करो। लेकिन बस लॉपिटल लगाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना कि कहीं आप कैलकुलेशन लेंदी ना कर दो, कैलकुलेशन लेंदी होने से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, उसको सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, लिखो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन गिवन है सिग्नम ऑफ साइन ऑफ x + 2, इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है। पॉइंट हमें खुद से निकालना पड़ेगा। देखो बेसिकली है क्या, ये फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस आएगा। रीज़न क्या है, ये कितना आने वाला है हमेशा -1 से 1, तो 2 - 1 1, 2 + 1 3, और सिग्नम के अंदर अगर कुछ भी पॉजिटिव क्वांटिटी रखोगे वो हमेशा 1 ही आएगा। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, y इज इक्वल टू 1, तो ये लाइन क्या बन गई y इज इक्वल टू 1। तो ये फंक्शन हमेशा ही क्या है, कॉन्टीन्यूस है, तो कभी डिसकॉन्टीन्यूस होगा ही नहीं। तो हम ये लिखेंगे दिस फंक्शन इज ऑल कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। उसी तरह एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन सेम ही है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन ऑफ x - 1। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन गया, यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि फंक्शन कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो अच्छा, सिग्नम के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है ये नाचने वाली है -1 से लेके 1 तक, ये पूरा नाचने वाला -1 -1 -2 1 - 1 0। तो देखो जब तो -2 से लेके 0 इस पे क्लोज इस पे ओपन होगा, जब जब इसके अंदर ये आएगा ये वाला पूरा उसको बिलोंग करेगा, तब तब एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा -1, और जब ये 0 बन जाएगा तब एफ ऑफ एक्स कितना आएगा, सिग्नम 0 0। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि जब जब ये 0 बनेगा, ये 0 कब बनेगा, जब जब ये साइन कितना बनेगा, तब तब साइन एक्स कितना बनेगा 1। साइन एक्स 1 कब होता है, जब एक्स क्या होता है 4n + 1 π/2। वर्टिकल लाइन ऊपर, वर्टिकल लाइन ऊपर, यहाँ पे साइन क्या होता है 1 होता है। तो इन सारी की सारी वैल्यूज़ पे हमें, इसके अलावा इसका जो अगर ग्राफ बनाने बैठो आप, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो इसका ग्राफ की 2 ही तो वैल्यू आ सकती है, या तो -1 आ सकती है या 0 आ सकती है। 0 कहाँ पे आएगी, एक तो π/2 पे आएगी, फिर कहाँ पे आएगी π/2, 1 रखा तो 5 π/2, फिर 2 रखा तो 9 π/2, इन सब पे 0 आएगी, फिर -1 रखा तो -3 π/2, ये -π/2 ये -3 π/2। तो ये सारी पे वैल्यूज़ क्या आएगी, इस तरह से 0 आएगी। इसको छोड़ के बाकी सभी जगह पे वैल्यू क्या रहेगी
-1। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू -1। तो अगर आपसे इसका ग्राफ भी पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है, यहाँ पे टूट रहा है। तो कहाँ पे टूट रहा है ये, 4n+1 π/2। तो हम लिखेंगे दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x बिलोंग्स टू 4n+1 π/2। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, फिर खुद से ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना। दो तीन क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूँ, सभी ट्राई करो। इफ f of x is equal to signum of sine of x plus a is continuous for all x belongs to R। इन दोनों जो पिछले वाले क्वेश्चन है उनको यूज़ करके करना है आपको। फाइंड द रेंज ऑफ a, इसमें आपको एक ही रेंज फाइंड करनी है। अगर ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस है तो a क्या हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, f of x is equal to a plus b cos x upon x स्क्वायर जब x लेस देन 0 है, और b tan पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 जब x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। इसमें आपके पास ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें निकालना है फाइंड b फॉर विच f of x is continuous, f of x is continuous at x is equal to 0। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to box of 5x और x जो भी आए 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। 0 से 1 के बीच में आपको आंसर निकालने जो भी आए। वेयर ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आपको इसके बीच में जितने भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट आ रहे हैं वो आपको सारे के सारे निकालने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f of x is equal to ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 sin x। यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई के बीच में। तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे आपको सारे के सारे पॉइंट्स वो निकालने जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो बड़े ही आराम से चारों के चारों क्वेश्चन सॉल्व करो, कहीं पे भी जल्दबाजी मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फंक्शन गिवन है सिग्नम ऑफ साइन एक्स प्लस ए, इसको हमेशा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब सिग्नम के 3 ही आंसर आते हैं, या तो 1 आता है, या 0 आता है, या -1 आता है। तो या तो ये हमेशा पॉजिटिव हो, ये 1 कब आता है, जब ये पॉजिटिव होता है। तो केस नंबर 1 क्या बन सकता है कि देखो, अगर से साइन एक्स प्लस ए हमेशा पॉजिटिव हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स को कुछ भी रखूं, साइन एक्स प्लस ए क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो सिग्नम ऑफ एक्स पॉजिटिव नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस आएगा, y इज इक्वल 1 लाइन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a ग्रेटर देन होना चाहिए साइन एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो a ग्रेटर देन होना चाहिए, इसकी रेंज क्या थी, -1 से 1। देखो ग्रेटर देन में क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू से अगर ज़्यादा हुआ, सबसे बड़ी वैल्यू से ज़्यादा हुआ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये बेसिकली है क्या, ये लिखा हुआ है a ग्रेटर देन -1 एंड a ग्रेटर देन 1, तो a ग्रेटर देन 1 आएगा। अगर आपने 1.0 लिख दिया, a ग्रेटर देन 0, अगर आपने कुछ ऐसा लिख दिया a ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो क्या साइन एक्स से हमेशा ज़्यादा होगा। देखो a को मैंने अगर 0.1 लिख दिया, और अगर ये 1 हो गया, तो क्या 0.1 ग्रेटर देन 1 होगा, नहीं। अगर मैंने a को 1 से ज़्यादा लिखा, मान लो 2 लिखा, तो ये इससे ज़्यादा है, x को कुछ भी रखते जाओ, 3 लिखा, ये इससे ज़्यादा है, कुछ भी रखते जाओ, 5 लिखा, ये कुछ से, तो a क्या होना चाहिए, हमेशा 1 से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड क्या बन सकता है, साइन एक्स प्लस ए, या फिर ये केस क्या बन सकता है, या तो ये हो जाए या ये हो जाए, लेस देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, कुछ भी रखूँ, ये इससे कम होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन माइनस साइन एक्स। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1, और इसकी भी क्या होगी, -1 से 1, तो ये इससे कम होना चाहिए, तो कम, तो इसका 2 आएगा, a लेस देन 1 एंड a लेस देन -1, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, a लेस देन -1। देखो इसको -2 रखोगे, इसको -2 रखो, तो इसको कुछ भी रखो, ये इससे कम ही आएगा, -3 रखो, कम ही आएगा, तो a क्या होना चाहिए, -1 से कम होना चाहिए। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फानेट। तो अगर a को आप कभी भी ये लिखोगे, तो हमेशा आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप 1 से इन्फानेट लिखोगे, ये वैल्यू 1 से इन्फानेट लिखोगे, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। और अगर इसको -∞ से -1 लिखोगे, ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ये सिग्नम ऑफ पॉजिटिव क्या आ जाएगा, 1, और सिग्नम ऑफ नेगेटिव क्या आ जाएगा, -1। तो लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वालिटी 0 कभी आ नहीं सकता, हमेशा ऐसा नहीं रख सकता कि मैं a को एक वैल्यू रखूँ, क्योंकि साइन एक्स बार बार बदलता रहेगा, तो उसमें इन्फानेट वैल्यूज आ जाएंगी। उसने क्या बोला, x को कुछ भी रखूँ, ये 0 आना चाहिए। तो x को कुछ भी रखने पे मैं हमेशा पॉजिटिव तो बना सकता हूँ, हमेशा नेगेटिव तो बना सकता हूँ, लेकिन साइन एक्स प्लस a को 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r नहीं बना सकता, क्योंकि हर बार आपको a को बदलना पड़ेगा। अगर इसको 1/2 रखोगे, इसको -1/2 रखना पड़ेगा, इसको 1/3 रखोगे, इसको -1/, तो बार बार आंसर चेंज होगा। तो उसके लिए हर x के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि a कांस्टेंट वैल्यू है। तो a आंसर आएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानेट। इसके बीच में कुछ भी रखो, ये हमेशा फंक्शन क्या आएगा आपके पास, कॉन्टिन्यूस आएगा। या तो ये 1 के इक्वल आएगा, और या फिर -1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस b cos x अपॉन एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 0 और b tan पाई अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 जब x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। हमसे बात की गई है कि ये फंक्शन क्या है आपके पास, कंटिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो 0 पे हम फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू 0। पहली बात तो अगर राइट हैंड लिमिट निकालो
क्योंकि इसमें 1 अननोन है। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, ये आ जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस b tan ऑफ पाई अपॉन, इसमें 0 प्लस रखा, अच्छा पहले लिख लेते हैं, 0 प्लस 3 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, तो ये आएगा b tan पाई बाय 3, tan पाई बाय 3 होता है √3, तो ये आ गया b √3। तो राइट हैंड लिमिट तो ये आ गई। फंक्शन की वैल्यू 0 पे भी कितनी आएगी, यही आएगी, 0 माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो वो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट, अच्छा अगर एग्जैक्टली 0 रखते हो पाई बाय 3 आएगा, x टेंडिंग टू 0 माइनस a प्लस b cos x अपॉन x। अच्छा ये फॉर्म कौन सी बन रही है, 0.0 की फॉर्म बन रही है। ये फॉर्म कौन सी बन रही है, 0.0 की फॉर्म बन रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये भी 0 पुट करने पे 0 आना चाहिए, तो a प्लस बी इंटू कॉस 0 1 होता है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पहली बात तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे b की जगह लिख सकते हैं हम -a, b की जगह लिख सकते हैं, सॉरी a की जगह लिख सकते हो -b। ये बनेगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, b की जगह लिखा, a की जगह लिखा -b प्लस b cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस b कॉमन आया, -b कॉमन निकालो, 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा 1/2, तो ये आंसर आ जाएगा -b/2। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -b/2। अच्छा इसमें कुछ मिस्टेक होगी, देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कम तो नहीं लिखा हुआ। f ऑफ x गिवन है a प्लस इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग है कुछ ना कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे ये b नहीं है, यहाँ पे ये 3 है, a प्लस 3 cos x है, यहाँ पे भी ये 3 है, करेक्शन कर लेना, यहाँ पे भी ये 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा -3, यहाँ पे ये -3 बन जाएगा, यहाँ पे ये -3 बन जाएगा, तो लिमिट आ जाएगी -3/2, और ये -3/2 किसके इक्वल आ गई, b√3। तो जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -√3/2। करेक्शन कर लेना, यहाँ पे a प्लस 3 cos x है, यहाँ पे a प्लस 3 cos x है, थोड़ा सा उसको करेक्शन कर लेना। आने वाले 2 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको शीट में मिलेंगे, तो उस टाइम खुद से ट्राई करना, उस टाइम डाउट मत पूछना, अभी सीख लेना सारे का सारा कि कैसे करना है इसको। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा, और फंक्शन गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x, और x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 0 से लेके 1 तक। देखो अगर x यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है तो 5x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से लेके 5 तक। 5x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से लेके 5 तक। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई भी है, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अगर आप उसका ग्राफ देखोगे तो हर एक इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूस होता है। तो पहले तो बॉक्स 5x जब 0 होगा, फिर बॉक्स 5x जब 1 होगा, फिर बॉक्स 5x जब 2 होगा, फिर बॉक्स 5x 3 होगा, बॉक्स 5x 4 होगा, बॉक्स 5x 5 के
इक्वल आएगा। तो इन सब पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या होने वाला है, जैसे देखो x को मैं 0 रखूं तो ये 0 बनेगा। इसका मैं ग्राफ बना देता हूं। 0 रखा, ये 0 आएगा। इसके बाद इंटीजर कौन सा आएगा, 1। ये पूरा 1 कब बनेगा, x को जब मैंने 1/5 रखा। x को जब मैंने 1/5 रखा तो हमारे पास हमसे वैल्यू पूछेगी कि ये आपका डिसकॉन्टिन्यूस कब होगा। देखो x को 1/5 रखो, 5 × 1/5 1 होता है। तो इससे पहले पहले इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी। 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। जैसे 1/5 रखा यहाँ पे, जैसे ही आपने 1/5 रखा और 2/5 तक जाओगे, 2/5 देखो यहाँ पे 2/5 रखो, 5 × 2/5 2 होता है, सडनली वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर ये चलेगा 3/5 तक। 3/5 ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3 है, उसी तरह आगे 4 आएगी और उसी तरह आगे 5 आएगी। ये आपका ब्रेक आएगा 4/5 पे, ये आएगा 5/5 पे। इससे आगे जाने का मतलब ही नहीं बनता। तो ये मेरी x की वैल्यूज़ आ गई, ये मेरी x की वैल्यूज़ आ गई। देखो 5x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये है 5x, 0 से 5x तक। तो 5x जब 0 से 1 तक रहेगा, 5x जब 0 से 1 तक रहेगा तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अगर मैं ये लिखूं तो x कहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से 1/5 तक। x कहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से 1/5 तक। और इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक करोगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। जब 5x मेरा क्लोज 1 से लेके 2 ओपन तक रहेगा तो x कहाँ से कहाँ तक रहेगा, डिवाइड किया तो क्लोज 1/5 से लेके 2/5 ओपन तक। तो ये इसका बॉक्स क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये देखो बॉक्स इसका क्या बन गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। 5 तो वैसे ही नहीं जाएगा, वो तो एक पॉइंट पे ही आएगा लास्ट पे। चलो 5x जब मेरा 2 क्लोज से लेके 3 ओपन तक रहेगा तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, क्लोज 2/5 से 3/5 ओपन। तो उसका बॉक्स क्या रहेगा, अगर इसका बॉक्स चेक करोगे तो 2 आएगा। अगर इसका 2/5 से लेके 3/5, 2/5 से लेके 3/5 उसका बॉक्स कितना आ रहा है, 2 का। इसी तरह ये सारे के सारे आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। तो अगर आपसे बात डिसकॉन्टिन्यूटी पूछी गई है तो पहले एंड पॉइंट में बाद में देखना, पहले तो अंदर वाले पॉइंट पे देखो। एक तो इस पे डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है। ये आखिरी पॉइंट था और ये पहला पॉइंट था। मैंने आपको क्लोज ब्रैकेट वाला कंसेप्ट बता रखा है। क्लोज ब्रैकेट वाले कंसेप्ट में इसकी राइट हैंड लिमिट, इसकी राइट हैंड लिमिट क्या है, ये रही, और उस पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस बॉक्स ऑफ 5x, क्योंकि फंक्शन क्या है, बॉक्स। 0 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0, और f(0) कितना है, ये भी 0 है। तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वन साइडेड लिमिट इसको बोलते हैं। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू आ रही है। अच्छा b लिमिट x टेंडिंग टू 5 से पीछे, 5 से पीछे, सॉरी 1 से पीछे, क्योंकि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से पीछे, बॉक्स ऑफ 5x। तो ये वैल्यू 5 से कम रहेगी, 5 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। और फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी आएगी, फंक्शन की वैल्यू 1 पे देखोगे तो 5 आएगी, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पूछे जाए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन आ रहे हैं तो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का कंसेप्ट पता है कि कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कब होता है, वो डिसकॉन्टिन्यूस हमेशा तब होगा जब वो हमारा कंसेप्ट उसमें क्या आएगा कि वो एक इंटीजर बनेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि ये इंटीजर कब बनेगा, जब इंटीजर बनेगा। ये आपको शीट में भी मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ये इंटीजर बनेगा तब आपके पास प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो लिखो इसको। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक और है, उसको पहले तो खुद से ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना।
उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 साइन एक्स, और यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है 0 से लेके पाई तक। आपको इसमें बताना है कि कौन कौन से ग्रेटेस्ट इंटीजर आएंगे। तो अगर मैं साइन एक्स की बात करूँ तो साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 1 तक। तो 5 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके 5 तक। तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आएगी, एक तो जब 5 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, 0 से लेके 1 ओपन तक। तो अगर 5 साइन एक्स ये है तो साइन एक्स क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा 0 से ये 1/5 साइन इनवर्स 1/5, ये x आ जाएगा। अगर 5 साइन एक्स 1 से 2 रहा तो x क्या आ जाएगा, ये पहले 5 डिवाइड होगा, साइन इनवर्स 1/5 से लेके साइन इनवर्स 2/5, इस पे क्लोज इस पे ओपन। उसी तरह जब 5 साइन एक्स, इसका क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, मैं लिख देता हूँ साथ में, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 साइन एक्स 0, इसमें जब इसके बीच में जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, इसमें जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 साइन एक्स निकालोगे वो आ जाएगा 1 के इक्वल। ये जब 2 क्लोज से लेके 3 ओपन तक आएगा, x आ जाएगा साइन इनवर्स 2/5 से लेके साइन इनवर्स 3/5, इस पे क्लोज इस पे ओपन। अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे तो आ जाएगा 2 के इक्वल। फिर 5 साइन एक्स, बस आपको ये देखना 5 साइन एक्स 5 तक लेके जाना है। जब आपका 3 से लेके 4 तक आएगा तो x बिलोंग करेगा साइन इनवर्स 3/5 से लेके साइन इनवर्स 4/5 ओपन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 3 के इक्वल। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 साइन एक्स बिलोंग कराएंगे 4 क्लोज से लेके 5 ओपन तक, x बिलोंग करेगा साइन इनवर्स 4/5 से लेके साइन इनवर्स 5/5, कितना होता है 1, इस पे ओपन इस पे क्लोज, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 4 के इक्वल। और आखिरी में जब 5 साइन एक्स इक्वल होगा 5 के, x क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 साइन एक्स कितना आ गया 5 के इक्वल। तो ये आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे। अब हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पे कि कितने पॉइंट्स आएंगे। अब हमारे पास अगर मैं ग्राफ की बात करूँ तो ये रहा 0, ये रहा पाई, 0 पे वैल्यू इसकी 0 आएगी, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स का। ये किसका ग्राफ है, अच्छे से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया। गलती कहाँ पे करोगे कि कुछ पॉइंट्स आप आंसर कम निकाल बैठोगे। एग्जैक्टली π/2 पे, एग्जैक्टली π/2 पे, ये मैंने π/2 तक, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, इससे पीछे पीछे वैल्यूज निकालनी है। अच्छे से देखना, नेक्स्ट पेज पे मैं प्रॉपर ग्राफ बना रहा हूँ। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पर। ये रहा x0, ये रहा पाई, कुछ हमने ये रहा बीच में π/2, कुछ ऐसा ग्राफ बनाया। π/2 पे वैल्यू आ रही थी 5, π/2 पे वैल्यू आ रही है 5। ये ग्राफ किसका, y इज इक्वल टू 5 साइन एक्स का। ठीक है, अब 5 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, 0 से लेके 5 तक। तो ये वैल्यू 0 से लेके 5 तक वेरी कर रही है। बीच में कभी ना कभी 1 आया होगा, फिर कहीं ना कहीं 2 आया होगा, फिर कहीं ना कहीं 3 आया होगा, फिर कहीं ना कहीं 4 आया होगा। हमें किसका ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, मैं रेड वाला बना रहा हूँ ग्राफ। हमें ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 साइन एक्स। ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जब जब ये किसका ग्राफ है, ये ग्रीन वाला है 5 साइन एक्स का, ये किसका है रेड वाला। तो जब जब इसको मैंने नीचे लेके आया, इसको नीचे लेके आया, इसको नीचे लेके आए, इसको नीचे लेके आए, ये एक पॉइंट ही आएगा। उसी तरह दोबारा फिर वैल्यू कभी ना कभी 4 बनी होगी इसके सामने कभी ना कभी 3 बनी होगी, इसके सामने कभी ना कभी 4 बनी होगी, इसके सामने कभी ना कभी
2 बनी होगी, इसके सामने कभी न कभी 1 बनी होगी। देखो अगर आप 3π/2 रखते हो, 0 से लेके पाई तक निकालना है, तो अगर आपने क्योंकि 0 से पाई तक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट आ गई, ये पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये पूरा सेकंड क्वाड्रेंट है। आपको पता है कि 0 से पाई तक जो साइन की वैल्यूज आती हैं वो दोबारा फिर रिपीट होती जाती है, कम होती जाती हैं। तो आंसर इधर भी आएंगे, इधर भी आएंगे। ये आपके पास 0 से 1 तक है, तो 0 से 1 तक ये 5 sin x का, तो 0 से 1 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, ये आएगा। इस पे ओपन 1 से 2 तक, ये 2 से 3 तक, ये ब्लू वाला ग्राफ किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का है। 3 से 4 तक ऐसा, 4 से 5 तक ऐसा, एग्जैक्टली 5 पे वैल्यू कितनी आएगी, 5। उससे आगे फिर वैल्यू कम हो गई तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर 4 बन जाएगा। 4 से आगे फिर वैल्यू कम होती है, 3 आती है, ये 3 वैल्यू है। ये y की बात कर रहा हूँ, ये सारी y की वैल्यू है, ग्रीन वाली और इधर ब्लू वाली। ये 2 है, ये 1 है, ये 0 है। अच्छा कोई भी वैल्यू 2 से 3 के बीच में उसकी वैल्यू ये रहेगी, यहाँ पे ओपन, ये आपके पास आखिरी में ये ओपन आएगा। तो ये पूरा जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये पूरा ब्लू वाला ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, इसका है। अब आपसे पूछा कि कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, मैं ग्राफिकली बता सकता हूं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट। तो टोटली 9 पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। आप इससे भी बता सकते थे कि 0 से इसके आगे एक तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा एक जगह, फिर 2 जगह, फिर 3 जगह, फिर इस पे एक बार ही होगा क्योंकि इसके बाद ग्राफ फिर नीचे आएगा। ये वैल्यू एक ही बार आएगी क्योंकि हर वैल्यू 2 बार आ रही है। तो टोटल कितने हो गए, 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5। उसके बाद दोबारा फिर आगे रेपिटेशन आएगा सारा, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 4 वैल्यू दोबारा फिर रिपीट कर जाएंगे। कैसे, ग्राफ से समझो, 1, 2, 3, 4 ये तो कॉमन ही आएगी। फिर ये वैल्यू इसका मिरर इमेज थोड़ा सा सेम सा, क्योंकि π/2 से उतना आगे जाओगे, π/2 से उतना पीछे जाओगे, साइन की वैल्यू सेम आती है, ठीक है ना। तो बेसिकली 9 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अच्छा क्वेश्चन था, तो लिखो इसको। अगर आपको फिर भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना कि सर यहाँ पे मुझे डाउट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x, वो रिलेटिवली आसान था क्योंकि वो रिपीट नहीं करता। लेकिन sin x देखो, पहले ये गया फिर वापस गया, तो ये वैल्यू फिर दोबारा रिपीट कर रही है। तो जितने आंसर इससे पीछे आए होंगे, 4 आंसर पीछे थे तो 4 आंसर आगे ही आए होंगे, 4 आंसर पीछे थे 4 आंसर आगे होंगे, 4 और 4 8, और ये दोनों में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तो मैंने ग्राफ से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख लेना वो है आपकी टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हेडिंग लिख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है कि किस किस तरह की डिसकंटिन्यूटी आएगी। ग्राफ्स तो मैं बता चुका हूँ, अब उसका नामकरण कर देते हैं कि उसका नाम क्या क्या होगा। उसमें नाम भी पता होने चाहिए ताकि अगर आपसे किसी ऑप्शन में पूछा जाए क्वेश्चन देख के कि इसमें कौन सी तरह की डिसकंटिन्यूटी है, तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली इसमें 2 तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। एक तो होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और एक आती है नॉन रिमूवेबल, जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते। देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि किसमें आप रिमूव कर सकते हो, किसमें आप रिमूव नहीं कर सकते। पहला टाइप हम पढ़ ही लेते हैं कि रिमूवेबल में बेसिकली कौन कौन से टाइप आएंगे। पहला टाइप है आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी नाम से ही क्लियर है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जिसको आप रिमूव कर सकते हो। इसमें जो इसका कंसेप्ट है, इसमें क्या होना चाहिए, कंपलसरी कंडीशन क्या है, हेयर लिमिट x टेंडिंग टू a, जिस पॉइंट पे आप कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हो वो नेसेसरली एग्जिस्ट करनी चाहिए।
वो आपकी नेसेसरली एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो एग्जिस्ट होनी ही चाहिए, अगर तभी आप रिमूव कर पाओगे। बट इट इज आइदर नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, नॉट एग्जिस्ट तो करेगी, या तो वो इक्वल टू एफ ऑफ ए के नहीं है, या उस जगह पे एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। पहले लेक्चर में मैंने 5-6 ग्राफ बनवाए थे, उससे मैं बता देता हूं। जैसे एक ग्राफ ये बन गया, ये ए पे बात कर रहे हैं, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है बी के, लेकिन यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। और दूसरा ग्राफ आप ऐसे बना सकते हो, फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड भी है, तो ये केसेस बनते हैं इसके दो, ये बी है, ये सी है। तो या तो वो एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं है, या एफ ऑफ ए डिफाइंड है लेकिन अलग है। अब इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या करूँ, इसको फिल कर दूँ मैं, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर दूँ अलग से। इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या कर दूँ, इसको डिलीट कर दूँ और इसको फिल कर दूँ, तो ये दोनों फंक्शन क्या बन गए। अब देखो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये दोनों फंक्शन क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस बन जाएंगे। ये रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी, बस इसमें आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है ये आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी की कंडीशन क्या है, तो आप अगर आप कुछ ऑप्शन लिखा हो तो इसमें क्या होना चाहिए, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए नेसेसरली एग्जिस्ट करनी चाहिए उस पॉइंट पे। अच्छा, इसके अंदर अब दो पार्ट्स आएंगे। इसके अंदर दो पार्ट्स आएंगे। पहला है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, ये इसके दो पार्ट्स हैं रिमूवेबल के। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है। इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, बट एट एक्स इज इक्वल टू ए फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। जैसे मैंने अभी पीछे डायग्राम बता दी, उसमें जैसे क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ लिया गया कि एफ ऑफ एक्स है x माइनस वन अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, ये फंक्शन गिवन है। अब अगर इसमें फंक्शन वन पे बात करो, तो इसमें वन पे फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है। वन रखोगे तो 0.0, लेकिन इसकी लिमिट की फॉर्म बनाओगे तो वो 0.0 आएगी, तो इसकी लिमिट ये तो कट जाएगा, लिमिट आ जाएगी आपके पास। तो उसमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे फंक्शन आपका क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो अगर इसका ग्राफ बनाने जाओगे तो पैराबोला है आपका। अच्छा, ये तो कट जाएगा, वन पे वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनेगा, ये 1 है, ठीक है। लेकिन 1 पे आप वैल्यू निकाल नहीं सकते क्योंकि 1 पे क्या है, नॉट डिफाइंड है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो 1 पे वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड है। अगर इसको फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8। तो अगर जैसे मैंने फंक्शन की वैल्यू 8 पे कर दी डिफाइन, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो इसके दो डेफिनेशन अलग से डिफाइन करनी पड़ेगी। 0 पे तो आप डायरेक्टली 1 पे तो आप लिख ही नहीं सकते, तो 1 पे आपको अलग से डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन को। 1 पे आपको अलग से फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा वो आपके पास, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। तो इसका ग्राफ जो पीछे वाला था वो ओरिजिनल था, ये तो मैंने बाद में डिफाइन किया और फंक्शन को क्या कर दिया, कॉन्टिन्यूस कर दिया। फिर आता है आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या है, लिमिट तो देखो एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, लेकिन जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए है एफ ऑफ एक्स, वो उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। लिमिट तो एग्जिस्ट कर ली है लेकिन जो वो है वो उस पॉइंट पे इक्वल नहीं। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। इसके दो आंसर आते हैं, या तो 0 आता है या -1 आता है। 0 कब आता है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर आता है। -1 कब आता है, जब x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंगिंग टू इंटीजर आता है। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं,
0 1 2 3 -1 -2। इसके ग्राफ को अगर अच्छे से बनाओगे तो जब जब तो ये इंटीजर आ रहा है तब तब तो ये 0 आ रही है, ये भी 0, 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 ये भी 0। जब जब इंटीजर नहीं आ रहा तो इसका आंसर क्या आ रहा है? -1 -1 -1। ये ऐसे चलती जाएगी आगे भी और पीछे भी। तो ये पॉइंट क्या है? इसमें क्या है? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या है? ये नॉट इक्वल टू आएगा, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है। इसमें तो क्या था? फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। 1 रखोगे तो 0.0 एग्जैक्टली 0.0 आएगा, तो 1 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये एग्जिस्ट तो कर रही है लेकिन इक्वल नहीं है। देखो ये वैल्यूज़ क्या है? एग्जिस्ट तो कर रही हैं लेकिन इसके इक्वल नहीं है। अगर मैं इन सभी होलो सर्कल को फिल कर दूं तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। तो इसमें आप डिसकॉन्टिन्यूटी रिमूव कर सकते हो। तो ये बेसिकली आपका कंसेप्ट था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। वो किस तरह की, डेफिनेशन से आइडिया लग गया होगा कि इन दोनों में लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और उसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। वो जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको 6 ग्राफ बताए थे, उन्हीं में से जो बाकी के 3 ग्राफ बचे हैं, एक तो कॉन्टिन्यूस ही था, 3 डिसकॉन्टिन्यूस अलग तरह के थे, 2 अलग तरह के थे, 2 ये आगे, बाकी 3 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितनी जल्दी हो सके लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। और टेस्ट पेपर में कुछ बच्चों ने मेरे से सर्कल के डाउट पूछे हैं, वो आप क्लास नोट्स देखो, क्लास नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये मैंने पिछला चैप्टर देता ही इसलिए ताकि आप क्लास नोट्स रिवाइज कर लो। अगर आप ये समझ लो, क्योंकि वो अभी आपके दिमाग से निकल गया होगा सब कुछ। जैसे किसी स्टूडेंट ने ये पूछा था कि अगर दो सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट एक सिंगल पॉइंट है, उनका इंटरसेक्शन, सिंगल पॉइंट इंटरसेक्शन होने का मतलब क्या है? उनका सॉल्यूशन एक है, तो एक जगह पे टच कर रहे हैं, या तो ये आ सकता है या फिर ये आ सकता है, तो यही है। उसी तरह सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था, ABC ट्रायंगल है, उसके बीच में कोई पॉइंट है, ये सारी की सारी साइड्स यहाँ पे 2π/3 यानी कि 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। अब इसके लिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के नोट्स पढ़ो ना। अगर आप नोट्स नहीं पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे रिवाइज हो जाएंगी, तो बार बार नोट्स रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब भी टेस्ट पेपर होता है नोट्स को साइड पे रख लिया करो, बाद में टेस्ट पेपर सॉल्व करते टाइम नहीं, उसके बाद जब भी नोट्स को साइड पे रखोगे, सारे के सारे मैं गारंटी लेता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कोई भी ऐसा नया क्वेश्चन नहीं जो हमने नहीं पढ़ रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपको नोट्स अभी याद नहीं है। अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं पर्टिकुलर एक कंसेप्ट ही बताऊंगा, लेकिन जब आप नोट्स पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप 5-6 चीज़ें और भी देख लोगे। तो एक बार खुद से ट्राई करना। बाकी मैं सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा जल्दी, हिंट्स वगैरह सेंड करूंगा, सोल्यूशन तो नहीं सेंड करूंगा। उतने से आइडिया लग जाएगा अगर आपने ईमानदारी से क्वेश्चन किया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।